Hello everyone, this is CA Madhu Thakuria. Guys, we are talking after so many days, and I just wanted to say hi first of all to everybody. कैसे हो आप लोग and कैसी चल रही है तैयारी? Do let me know in the comment section of this video. I really want to know कि कैसी चल रही है तैयारी. And मेरा आने का पर्पस क्या था ना, मैं आपको एक बात बता दूं. अभी स्पेशली यू नो सीए इंटर स्टूडेंट जैसे जिनके एग्जाम्स अभी सितंबर में आने वाले हैं, राइट? बहुत कम दिन बचे हैं. आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम दिन बच्चे. शुड आई अपीयर फॉर जनवरी? बिकॉज एक कंफर्ट आ जाता है कि यार ठीक है, अभी नहीं हुआ है, 6 महीने में हो जाएगा तो जनवरी में कर लेंगे. ड्रॉप ऑल ऑफ दैट आइडिया. मैं कभी भी इन चीजों के फेवर में ही नहीं होती हूँ दैट यू स्टार्ट टू गिव अप सो इजिली. ठीक है. मैं क्यों बोल रही हूँ आपको कि अगर आप आज भी बैठे हुए ना और आप मेरे को बोलोगे कि यार मधु 10 दिन में हो जाएगा क्या, मैं बोलूंगी हो जाएगा. आप एक हफ्ते बाद पूछोगे और आप बोलोगे एक हफ्ते में हो जाएगा क्या मधु, मैं बोलूंगी हो जाएगा. ठीक है. सो इट इज द इंटेंशन दैट मैटर्स. और मैं क्यों बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ना आपने कभी पढ़ा नहीं है यार. आप लोग ऐसे इवेल्युएट करते हो ना खुद को कि यार 10 दिन में हो जाएगा क्या. मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुमको सीए इंटर का सिलेबस ही नहीं मालूम है या तुमने कभी क्लासेस नहीं किए. हाँ ठीक है, सब्जेक्ट ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ ईच सब्जेक्ट ज्यादा है, तो तुमको ऐसा डर लगता है कि मुझसे मुझे पूरा मतलब ऐसे शांति से बैठते हो गया 2 मिनट में ऐसा रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो तुम ऐसे बहुत घबरा जाते हो कि यार मुझे आता ही नहीं है. बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है. अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखूँ ना आज के दिन भी किसी भी सब्जेक्ट का, आपका 6 सब्जेक्ट्स में से, आई एम गारंटी 20-30% तो आप वैसे भी प्रोड्यूस कर लोगे बिना पढ़े. ठीक है. इफिशिएंसी थोड़ी सी उतनी नहीं आएगी, व्हेन दैट इज फाइन. बट उसके ऊपर काम किया जा सकता है ना. बट आप गिव अप कर दोगे तो आप कभी खुद को चैलेंज ही नहीं कर पा रहे हो यार. एंड हु लाइक गारंटीज की जनवरी में आपका सेम सिचुएशन नहीं होगा. तो मैं बोल रही हूँ, पहली बात तो ये थॉट प्रोसेस दिमाग में आना ही नहीं चाहिए. वो तो अभी आप अभी एलिमिनेट कर दो कि जनवरी में देना है, सितंबर में ही देना है. फिर बात करते हैं कि सितंबर में कैसा. अगर आप बोथ ग्रुप देने वाले हो तो आई एम श्योर आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा. अगर नहीं बोथ ग्रुप देने का सोचा है क्योंकि या फिर अभी प्रिपरेशन ऐसा नहीं है, एक ही ग्रुप दो. मतलब जान लगा दो. 26 अगस्त है ना आज. मैं जिस दिन ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बना रही हूँ, आज 26 अगस्त. 26 अगस्त है, जान डाल दो एकदम. बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि नींद चाहिए हुई चाहिए, कोई नींद नहीं चाहिए. नींद किस बात के लिए चाहिए तुमको? खाना वाना इंसान डेस्क पे बैठ के खा लेता है. मैं भी दिन में बैचेस लेती हूँ, मैं ये मेरा चाय नाश्ता स्नैक्स सब यहाँ पर हो जाता है. ये सब चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि नींद चाहिए मुझे 15 घंटे की और 8 घंटे की. कोई नहीं नींद चाहिए. जब आप खुद को पढ़ा पढ़ा के इतना थका लोगे ना, अपने आप नींद आ जाती है. तुमको नींद के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. I know when my brain is exhausted from all the teaching, all the test series, copy checking, फलाना ढिमकाना, जो करना है मुझे करना है, मुझे घर का जो भी देखना है, उसके बाद मुझे नींद आ ही जाती है बेड पे जाते ही. तो इतना इंपॉर्टेंस मत दो अदर चीजों को. इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए कि बॉस मेरे पास में गुड अमाउंट ऑफ 10-12 आवर्स होते हैं, पढ़ना है मुझे. ठीक है. फाइंड आउट द सिलेबस जो आपको पढ़ना है. बेस्ट टेक्निक. आपने बोल दिया कि पेपर अभी मुझे देना ही है, वो 3 पेपर दो 6 पेपर दो, वो आपकी मर्जी है, मुझे मतलब नहीं है. मैं आपको क्या बोल रही हूँ, पेपर एनालिसिस. May 24 में अभी अभी पेपर हुए थे. उससे बढ़िया आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है. एमटीपी भी जाने दो तेल लेने, मैं बोल रही हूँ आरटीपी भी जाने दो, मैं बोल रही हूँ अभी May 24 में आपका पेपर हुआ था. उठाओ पेपर एनालिसिस कर डालो. इन ईच ऑफ द पेपर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऐसे लिखो कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना सेक्शन, क्वेश्चन बी कितना सेक्शन, ऐसे करके आप क्वेश्चंस मेंशन करो. ठीक है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. मैं ऐसी चीज खुद करती थी, पता है. खुद को ना एकदम ऐसे बहलाना फुसलाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एग्जाम जैसी चीजें है ना, बच्चे बहुत बावले जैसे बिहेव करने लगते हैं. तो मैं क्या करती थी, मतलब मैं भी वो बच्ची थी, तो आई यूज टू ट्रीट माई सेल्फ नाइसली. ठीक है. सो वॉट आई वुड डू इज, मैं ना ऐसे मैं मार्कर से लिखने वाली थी यार आईपैड पे. तुम लोगों के मोटिवेशन के चक्कर में लंका लग जाती मेरी. सुनो मैं क्या बोलने वाली थी अभी आपको, कि आप क्या करो, क्वेश्चन पेपर उठाओ. ठीक है. जैसे May 24 ऑडिट का पेपर उठाया. आपके क्वेश्चंस आते होंगे, 30 मार्क्स का एमसीक्यू है. वो तो आपके पास होता नहीं है, वो ठीक है, वो अलग कर दो. एमसीक्यू में केस स्टडीज होंगे, कुछ सिंगल सिंगल क्वेश्चंस आएंगे, वो अलग कर दो. 70 मार्क्स का पेपर है. आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, ABC, ABC, ABCD प्रोबेबली, और ABCD ऐसा कुछ आएगा.
मतलब टोटल ऑफ आप मान के चलो 15-16 कंसेप्ट वो आपको टेस्ट करेंगे इन द डिस्क्रिप्टिव वन। वो 15-16 क्वेश्चन आप देख लो कि कहाँ पर डायरेक्टेड है सिंपल लिखने का। ऐसे 570, ऐसे 550, आई एम टेलिंग यू कि अगर ऐसा है तो वो चैप्टर। ऐसे 315, आपको बोलोगे यार मैंने तो ठीक से पढ़ा नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, उसके सजेस्टेड आंसर देख लो। इतने टीचर्स डालते, किसी का भी देख लो सजेस्टेड आंसर, आपको पता चल जाएगा कौन से इसमें से कारो से आया है वो सेक्शन। चैप्टर 5 है, चैप्टर 9 है, ऐसे बना लो तो आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर से तो कंपलसरी क्वेश्चन आ ही रहा है ना। तो अगर मैं ज्यादा एम्बिशियस ना हो करके ये ना सोचूं कि यार 100 मार्क्स ही चाहिए मुझे, और थोड़ा 50-60 तक आ जाएगा तो चल जाएगा ना काम। मतलब पहले मेक पीस विद इट। बहुत सारे बच्चे 100 नंबर ही चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, तो वो एकदम ऐसा गिव अप कर देते हैं कि ओ माय गॉड मेरे 11 चैप्टर नहीं हुए हैं ऑडिट में, गिव अप कर देता हूँ मैं, जनवरी में दूंगा नहीं। मेक पीस विद इट। अगर 11 ही चैप्टर, अगर 100 ही नंबर चाहिए तो फिर तुम दो बाद में, तो नेक्स्ट जनवरी दो, मई दो, तुम्हारा मर्जी है। मैं बोल रही हूँ इफ यू आर हैप्पी कि 50-60 भी आ जाएंगे तो चल जाएगा ना ऑडिट में, तो देन यू फिगर आउट ऑल दीज चैप्टर्स कि ये पढ़ना है मुझे। और इसमें से भी कुछ चैप्टर्स आप गिन लो कि यार ये 3-4 नहीं पढ़ूंगा पहले तो चलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट आपका तैयारी। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, जिस डायरेक्शन के बेसिस पर आप अपना रेस्ट ऑफ द दिन का प्लानिंग कर सकते हो। और कल मैंने प्लान किया कि कल मुझे ऑडिट को 4 घंटे देने हैं, तो आप ये 2 स्टैंडर्ड जो आप फिगर आउट किए हैं ना आपने, वो निपटा दो सॉलिड, एकदम बढ़िया से। आप देख लो स्पेशली ये जो क्वेश्चंस आए ना उसके आसपास के क्वेश्चंस रहते हैं वो निपटा दो। मेरी बहुत अच्छी आदत है, मैं क्लास में जब पढ़ाती हूँ और मैं खुद जब पढ़ती थी ना और मैं पेपर एनालिसिस करती थी, तो व्हाट आई यूज टू डू इज, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये जो चीजें बोल रही हूँ ना ये मैं अभी भी क्लास में भी बच्चों को करवाती हूँ, और मैं आपको भी सिखाऊंगी कि आप ऐसा करने की आदत डालो। बहुत काम आता है, बहुत सॉलिड काम आता है ये चीज। काम आने के लिए वो दिखना भी चाहिए ना। आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन में। मैं क्या करती हूँ ना, जहां से भी मुझे लगता है कि यार ये वाले टॉपिक से, मैं पहली बात तो पूरे के पूरे चैप्टर के बहुत कलरफुल है, ये मत देखो आप लोग कंफ्यूज हो गए। हम्म, आप ऐसे 501 का ना मैं ना प्रॉपर चार्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। इन्वेंट्री है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स है, एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंदर के जितने भी सब टॉपिक्स है ना वो मैं लिख लेती हूँ ऐसे। और टॉपिक को लिखने के बाद ना मेरी एक आदत है कि अगर मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा है कभी भी किसी भी पेपर में, किसी का भी क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो, मेरा क्वेश्चन बैंक ले लो। आप वो क्वेश्चंस पे ना वो टॉपिक के ऊपर ऐसे HQ मार्क करके रखो, या फिर अपने हिसाब से कोई भी मार्किंग करके रखो। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी टीचर का भलता सा कोई लिस्ट उठा के लेकर के आ जाओ कि ये टॉप 100 क्वेश्चन ये पढ़ के चले जाओगे तो मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं करने का। आपको दिमाग को कॉम्प्रहेंड ही नहीं होगा कि वो टॉपिक कहाँ है उस पूरे चैप्टर में। आप उठाओ कोई भी नया चैप्टर उठाओ, और उठाने के बाद ना सबसे पहले उसको ऐसे ये बनाओ, पूरा का पूरा चार्ट बनाओ उस टॉपिक का। जैसे ये ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं जमेगा आपको, अकेले से पढ़ने के लिए नहीं जमेगा ये बराबर से। ठीक है, बहुत तकलीफ होगी आपको पढ़ने के टाइम की, ओ माय गॉड ये इतना एनालिटिकल प्रोसीजर सब एक जैसा दिख रहा है, कोई बात नहीं। पूरे चैप्टर को ऐसे चार्ट में ब्रेक डाउन कर दो। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आपके क्वेश्चंस क्या आएंगे आपके दिमाग में फ्रेम में होना चाहिए, वो फ्रेमवर्क बनाओ। मैंने इसके पहले एक बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया था ऑडिट स्ट्रैटेजी का। तो मुझे मालूम है कि अच्छा इतने सारे सेक्शंस है। आप किसी के भी नोट्स देख लो, जो आपके पास नोट्स है आपके पास डेफिनेटली होगा। उसमें से मुझे पता चल गया कि अच्छा नीड फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर है, मीनिंग है, नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर है, ऐसे 520 का स्कोप है, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव है, पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर है टॉपिक। ठीक है, ओके। टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर है, जिसमें से प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज, कंप्लीशन फेज। मुझे प्लानिंग फेज का क्वेश्चन मिल गया किसी भी प्रीवियस एग्जाम में पूछने तो, मतलब इंस्टीट्यूट को पसंद है ना ये टॉपिक तभी पूछा है उसने। मैंने मार्क कर दिया HQ हिडन क्वेश्चन। मुझे मालूम है कि इस चीज के ऊपर पहले भी पूछ चुका है, वो वापस भी पूछेगा और इंस्टीट्यूट पूछता ही है। फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अरे इतने बार ये क्वेश्चन पूछता है, पूछो मत।
कौन सा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहिए, उसके लिए आपको वो कंसिडर करने के लिए आपको एक क्वेश्चन है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। HQ मार्क करके रखा है मैंने उसको। पढ़ना ही है, बच्चों को भी बोलना है पढ़ने के लिए, खुद भी पढ़ना ही। टेक्निक्स, टेक्निक्स में मैंने देखा रीजनेबलनेस के टेक्निक्स के ट्रेंड कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मॉडलिंग कर सकते हैं, उसके लिए रीजनेबलनेस के ऊपर क्वेश्चन है, HQ मार्क करके रखो। फिर उसके बाद में व्हेन एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट 4 पॉइंट्स, ये भी HQ। Determine suitability of particular recipe point, HQ, hidden question. Evaluate reliability of data, HQ. Then whether expectation is sufficiently precise, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क करके रखा है। एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट वर्सेस रिकॉर्डेड अमाउंट। सो मैं पहले तो वो चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। एक बार वो आ गया ना, तो उसके बाद आप देखो पुराने एग्जाम में क्या क्या आया हो, उसके हिसाब से आप डिटरमाइन करो कि क्या वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मतलब एग्जाम में किसी ना किसी आया होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो पहले वो वाले क्वेश्चन निपटा, और फिर मन करेगा, हिम्मत बचेगी तो आगे पढ़ो, नहीं तो आगे बढ़ो, दूसरा स्टैंडर्ड करो। आपके दिमाग में ना लोकेट होने लगेगा कि अच्छा ये वाले स्टैंडर्ड का ना ये थर्ड वाला पॉइंट था, और उसका वो वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, फैक्टर्स टू बी कंसीडर, वो इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्टली किसी टीचर का, फैकल्टी का मत लिस्ट यूज कर लेना कि वो उसने 15 फैक्टर टू बी कंसीडर्ड का उठा के लिस्ट उठा के दे दिया और आप पढ़ते बैठ गए। सब दिमाग में गोबर हो जाएगा, मिक्स मैच, मतलब एकदम हौच पौच। कुछ नहीं जमेगा आपको ऐसे पढ़ने के लिए, खाली लिस्ट के बेसिस पे पढ़ोगे। पहले उसका हर एक स्टैंडर्ड का एक मेन चार्ट बनाओ और अपने हाथ से बनाओ, किसी का मत यूज करो। आप खुद पढ़ करके चार्ट बनाते हो ना, इसमें टाइम जाता है आपका गुड अमाउंट। एक स्टैंडर्ड को ऐसा चार्ट बनाने के लिए कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं क्वेश्चन बैंक में देखने के लिए, वो आपके अंदर अनदर 15-20 मिनट जाते हैं। वो करने के बाद में ना आपके पास में प्रिसाइज मैनर में आपको मालूम होता है कि क्या आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अपना स्टडी का प्लान आपका खुद का होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूसरों के कंटेंट पे डिपेंड मत रहो, मेरे भी मत रहो, मैंने तो वो भी सप्लाई करना बंद कर दिया अभी। आपको मैं टेक्निक बताती हूँ, आप खुद करो, खुद का किया हुआ लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा आपको। Am I making sense? Just let me know if you think that this works, because this works with students यार, मतलब मैंने क्लास में करवाती हूँ, उनको काम आता है, और वो मुझे बोलते हैं कि मुझे काम आ रहा है। ठीक है, दिस इज वन। सेकंड, अगर दिन में 12 घंटे पढ़ने की शक्ति रखते हो, तो उसमें से 3 घंटे टेस्ट लिखने की शक्ति रखो। मैं क्या बोल रही हूँ, दिन में यदि 12 घंटे का शेड्यूल बना सकते हो ना, तो 3 घंटे सिर्फ टेस्ट लिखना है। आप बोलोगे पढ़ाई नहीं हुई, कैसे टेस्ट लिखने, तो भाई पढ़ाई नहीं हुई तो फाइनल एग्जाम में भी हाउ वुड यू राइट टेस्ट, राइट? सो एवरी डे इफ यू आर प्लानिंग कि एटलीस्ट 12 आवर्स आपको पढ़ना है, 3 घंटे तो आपको टेस्ट लिखना है कंपल्सरी। एंड सिंस दिस इज अ मॉक टेस्ट, यू आर नॉट राइटिंग द फाइनल टेस्ट, यू कैन डिटरमाइन कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो मैं पहले लिख लेता हूँ 1-1.5 घंटे में। फिर जो नहीं बन रहे हैं वो मैं रिवाइज करके फिर लिख लेती हूँ। और आपके पास कितने पेपर्स होंगे यार, इनफैक्ट मैंने भी अपने जो एग्जाम बच्चों को टेस्ट पेपर्स लिखवाए ना, वो भी मैं दे देती हूँ बच्चों को कि आप लिखो, अपना इवेल्युएट करो। मैं उनके ना क्यूमुलेटिव टेस्ट लेती रहती हूँ बच्चों के, वो भी मैं दे देती हूँ। ऑडिट का, लॉ का, RSM का टेस्ट चालू है अभी। आज रात तक मैं कॉस्टिंग और फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप SM का, वो उसके भी टेस्ट सीरीज निकाल रही हूँ मैं, पूरे FM का भी, कॉस्टिंग का भी, एडवांस अकाउंट्स का भी, सबका मैंने टेस्ट सीरीज निकालने का ट्राई किया है। आज रात तक वो भी आ जाएगा मेरे वेबसाइट पे। आप उसका शेड्यूल देख लो, बढ़िया से टेस्ट लिखो। आई एम टेलिंग दिस टू यू, बढ़िया से टेस्ट लिखो, मतलब बिल्कुल सोचने का नहीं है कि आपको यार टेस्ट में इतना बनेगा नहीं बनेगा, फिर एग्जाम में भी सोचोगे ना तो उस डर से। एंड आपको बात करना है ना, मेरे सितंबर बैच के इतने बच्चे हैं जो मेरे साथ में या तो रेगुलर बैच में थे या तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में थे, और मेरे साथ टेस्ट लिखते हैं। आप उनसे पूछो कितना फायदा होता है, हर हफ्ते बैठा के लिखवाती हूँ मैं उनको। शुरू शुरू में इतने गंदे मार्क्स आते थे उनके, और अभी आप देखो एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग नियरली 65 से 70 के बीच में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 100। सो इट्स अ गुड प्रोग्रेस ना, धीरे धीरे और करेंगे तो 70-75 प्लस भी आने के चांसेस रहेंगे ना। अगर मैं उतना दे रही हूँ तो मैं मान के चलती हूँ कि इंस्टीट्यूट और 10 नंबर कट करेगी, कम से कम 60 to 70 के बीच में रहेंगे। मेक सेंस, राइट? सो वर्क ऑन दिस थिंग्स, इसके अलावा कोई जादू काम नहीं करेगा, और आप बहुत तकलीफ में रहने वाले हो एग्जाम तक। क्योंकि जो इंसान ये सोच भी लेता है ना कि उसको जनवरी में पेपर देना, उसको बाद वाला अटेम्प्ट देना, वो बचे हुए दिन इतना गिल्ट में निकालता है ना, और मैं नहीं चाहती कि आप उससे गो थ्रू करो। मेहनत करो, मैं भी बैठती हूँ यार, मैं तो बोल रही हूँ कि मैं बैठी हूँ, मैं रात में 2 बजे तक तो वैसे भी बैठती हूँ आपके साथ में, एंड यू हैव सीन मी।
और मैं एग्जाम तक यही हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग, आई एम टीचिंग फुल टाइम नाउ, सो आई एम हेयर ओनली। आई हैव मेड माई नंबर पब्लिक, यू नो मी ऑलरेडी। आई, मेरे वेबसाइट पे जाकर के देख लो, मेरा नंबर है तुम्हारे पास में, मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, एवरीथिंग इज देयर। ऑल यू नीड टू डू इज स्टडी रियली 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 वेल। एंड अभी तक क्या पढ़ा है मुझे उससे भी मतलब नहीं है, अब ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन पेपर उठाओ, एनालाइज करो, डिटरमाइन करो अभी ही पेपर देना है, एनालाइज करो, वो आपको बेसिस बन जाएगा प्लानिंग का कि ये चैप्टर करना। जो भी चैप्टर उठाओ उसका पहले एक स्ट्रक्चर बना लो कि कितने टॉपिक्स हैं अल्टीमेटली इसके अंदर। इफ यू सी मोर देन 10-15 टॉपिक्स इन ईच ऑफ दीज टॉपिक्स, पहले तो इंस्टीट्यूट को मत बिंदास गाली दे लो कि इतना टॉपिक कौन पूछता है एक ही चैप्टर के अंदर। दे दिया ना, उसके बाद डिटरमाइन कर लो कि उस टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पहले वो वाले क्वेश्चंस कर लो बढ़िया से। पूरा पूरा किसी का स्टैंडर्ड का ज्ञान मत सुनते बैठो, दैट वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। स्टैंडर्ड का मेरे भी लेक्चर्स मत देखो, मेरे लेक्चर्स तो हालांकि बहुत ही लॉन्ग आवर्स होते हैं, तो आप वैसे भी देख नहीं सकते हो, क्योंकि आई मेक श्योर कि आई एम मेकिंग स्टूडेंट्स टू राइट इन द क्लास, राइट। सो डू इट दैट वे। अगर नहीं वर्कआउट करता है बोलो, स्टिल आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू, बट इतना करके मुझे बोलो, बिना किए मत आओ मेरे पास में कि नहीं नहीं ये बता दो वो बता दो। इतना एटलीस्ट बेयर मिनिमम करो। अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है तो टॉक टू मी, कॉल मी, मैसेज मी, ठीक है। My number is already there on the website. All right. All the best for your preparations. Everything, whatever doubts you may have, you can write it in the comment box. मैं daily daily जितने भी बच्चों के problems रहेंगे मैं address कर दूंगी. That is my responsibility. But you keep studying, keep planning your studies and everything. Done? All right, everybody. Bye.